सीजन की शुरुआत सस्पेंस भरे सीन से होती है, जहां हम नाव नामी लड़की को अपने बाल काटते हुए देखते हैं। वो अपनी मॉम के साथ बीते हुए पलों को याद करते हुए फैसला लेती है कि वो बदला लेकर रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि नाव असल में जबरदस्त स्वीट मेकर है, जिसकी वजह से उसकी दोस्त मायू उसे अपनी शादी पर मिठाइयाँ बनाने की ऑफर करती है। मायू चाहती है कि उसकी शादी बहुत जबरदस्त तरीके से हो, इसलिए वो नाव से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक लड़के से मिठाइयाँ बनाने में कम्पीट करे, जिससे उसके घर वालों ने चूज किया है, और जीत जाए ताकि उसकी शादी पर वो मिठाई बना सके। नाव के नाम पूछने पर मायो को गेट्सू का नाम लेती है, और यहाँ हमें नाव का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में नाव अपनी मॉम यूरिको के साथ एक रेस्टोरेंट को गेट्सू में आती है, जहाँ उसकी मॉम को जॉब मिली है। यूरिको भी एक जबरदस्त मिठाई बनाने वाली थी, और नाव ने उसी से मिठाइयाँ बनाना सीखा था। जिस रेस्टोरेंट में यूरिको को नौकरी मिलती है, वो असल में सुबाकी का ही घर था। सुबाकी के फैमिली वाले जन्मों से कोगेट्सू चलाते आ रहे थे, जहाँ काम करने वालों को रहने की जगह भी दी जाती है। यूरिको नाव की मुलाकात सुबाकी से कराती है, और दोनों जल्द बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन सुबाकी नाव को बाहर खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन यूरिको उसे मना कर देती है क्योंकि नाव को अस्थमा था। सुबाकी की सैड शक्ल देखकर यूरिको दोनों को अपने साथ मिठाइयाँ बनाना सिखाती है, और दोनों बहुत खुश भी नजर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नाव गार्डन में घूम रही होती है, तो वो देखती है कि एक रूम में इत्सुकी मरा हुआ है, और उसके सामने सुबाकी खड़ा है, जिसके हाथों और मुंह पर इत्सुकी का खून लगा है। सुबाकी नाव की तरफ मुड़ता है, तभी वहाँ पुलिस आकर सुबाकी से सवालात करने लगती है। सुबाकी इत्सुकी की मौत का इल्जाम यूरिको पर लगा देता है, जिसके बाद पुलिस यूरिको को गिरफ्तार करके ले जाती है, और पीछे नाव रोती रह जाती है। अब प्रेजेंट में कंपटीशन का दिन आ जाता है, और नाव अपने सामान के साथ मायू के घर आती है, जो उसे अपने किचन में ले जाती है। किचन में नाव की मुलाकात सुबाकी से होती है, जिसे देखकर वो बहुत घबराती है, लेकिन फिर मिठाई बनाने पर ध्यान देने लगती है। सुबाकी नाव को नहीं पहचानता, क्योंकि बचपन में नाव का नाम सकूरा था, लेकिन अब उसने अपना नाम बदलकर नाव रख लिया है। दोनों जबरदस्त मिठाई बनाते हैं, लेकिन नाव की मिठाई मायू को ज्यादा पसंद आती है। नाव रिजल्ट का इंतजार करते हुए मायू के घर में घूमने लगती है। तभी वो मायू को अपने डैड से बात करते हुए सुन लेती है कि कैसे उन्हें नाव को मिठाई बनाने का मौका देना चाहिए, लेकिन मायू के डैड मना कर देते हैं, क्योंकि वो कोगेट्सू से पंगा नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वो सुबाकी को विनर कह देते हैं। मायू नाव से माफी मांगती है, जिसके बाद नाव वहाँ से सैड होकर जाने लगती है, लेकिन सुबाकी उसे रास्ते में रोककर अचानक से शादी करने की ऑफर करता है। वो नाव का रिएक्शन देखकर उसे मजाक कह के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर नाव सोचती है कि ये उसके लिए बदला लेने का अच्छा मौका है, और वो सुबाकी को रोककर हाँ कह देती है। सुबाकी उसे 3 दिन बाद एक तोहफे के साथ कोगेट्सू आने के लिए कहकर चला जाता है। 3 दिन बाद नाव तोहफे के तौर पर खुद से मिठाई बनाती है, और जब वो कोगेट्सू पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ सुबाकी की शादी हो रही है। वो शादी के बीच में जाकर सुबाकी को अपना तोहफा एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, और सुबाकी नाव की मिठाई खाने के बाद सबको बताता है कि वो शादी नहीं कर सकता, जिसके बाद वो नाव को किस कर लेता है। सुबाकी की फियांसे श्योरी, जिससे उसकी शादी हो रही थी, ये देखकर हैरान हो जाती है, और श्योरी के डैड वहाँ शोर मचाने लगते हैं। सुबाकी की मॉम क्योको सबसे माफी मांगकर सुबाकी को अपने साथ अंदर रूम में लाती है। नाव भी उनका पीछा करते हुए रूम में आ जाती है। क्योको सुबाकी को थप्पड़ मारते हुए ये तमाशा बंद करने के लिए कहती है, और वो वापस जाकर शादी करने के लिए कहती है। यहाँ क्योको के चिल्लाने से पता चलता है कि असल में वो ये शादी कोगेट्सू को चलाने के लिए करवा रही थी, क्योंकि 15 साल से कोगेट्सू की मिठाइयाँ बिकना बंद होती जा रही थी, और श्योरी के डैड ने उसे शादी के बदले में सपोर्ट देने का वादा किया था। सुबाकी के ग्रैंडपा सोजियोरो वहाँ आकर इनकी बातें सुन लेते हैं, और फिर खुद जाकर श्योरी की फैमिली वालों से माफी मांगते हैं। सुबाकी को अपने ग्रैंडफादर को माफी मांगते देख बुरा लगने लगता है, तो वो खुद सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। वो सोजियोरो से कहता है
कि अगर उसने ये शादी कर भी ली तो सिर्फ कुछ वक्त तक ही उसका बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए वो खुद 15 साल पहले जैसे उनका बिजनेस चलता था वैसे बिजनेस वापस लाना चाहता है। असल में 15 साल पहले यूरिको की मॉम को गेट्सो में मिठाइयाँ बनाती थी, जिसकी वजह से उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था। सोजियोरो ये सुनकर सुबाकी पर गुस्सा करता है, लेकिन फिर उसे 3 महीने का वक्त देते हुए कहता है कि अगर वो बिजनेस को ठीक नहीं कर पाया तो वो उसे नाव के साथ घर से बाहर निकाल देगा। सुबाकी भी उसकी शर्त मानकर नाव के साथ एक कमरे में आ जाता है, जहाँ दोनों बातें करने लगते हैं। तो वो नाव से पूछता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार क्यों हुई। नाव झूठ बोलती है कि उसके पास ना कोई जॉब थी और ना कोई रहने की जगह, इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती थी। यहाँ नाव की सोच में सिर्फ बदले की बातें घूम रही होती हैं और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यूरिको की जेल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद नाव को अनाथ आश्रम भेज दिया गया था। अगले दिन से नाव किचन में काम करना शुरू हो जाती है, जहाँ वो साथ साथ किचन में काम करने वाले एक लड़के यूसुकी से 15 साल पहले होने वाले हादसे के बारे में भी पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ खास खबर नहीं मिलती। इसके बाद नाव सोचती है कि अगर वो कोगेत्सुकी किसी पुराने कस्टमर से कांटेक्ट कर ले तो शायद कुछ पता लगा पाए। नाव जाकर स्टोर की कस्टमर बुक में से शिराफ्यूजी नामी औरत का पता निकालती है, जो 20 साल से कोगेत्सुकी रेगुलर कस्टमर थी। क्योको नाव को ऐसे करते हुए देख लेती है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नाव शिराफ्यूजी के नाम का झूठा ऑर्डर बताकर सुबाकी से कहती है कि वो खुद शिराफ्यूजी को मिठाई बनाकर देने जाना चाहती है। सुबाकी नाव पर गुस्सा करके उसे मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है कि मिठाई वो खुद बनाएगा और देकर नाव आएगी। नाव मिठाइयाँ लेकर अगले दिन शिराफ्यूजी के पास आती है, जहाँ शिराफ्यूजी को बॉक्स खोलने पर मिठाइयाँ लाल रंग से भरी हुई दिखती हैं। वो नाव पर गुस्सा होती है, लेकिन फिर सुबाकी वहाँ आकर उससे माफी मांगता है। दोनों कोगेत्सु वापस आ जाते हैं, जहाँ नाव सोचने लगती है कि ये काम किसका हो सकता है। यूसुकी नाव को आकर बताता है कि उसने क्योको को नाव की मिठाई चेक करते हुए देखा था। नाव समझ जाती है कि सब क्योको ने किया है और उससे जाकर लड़ने लगती है। क्योको भी नाव का सामान निकालकर बाहर पानी में लाकर फेंक देती है और उसे घर से जाने के लिए कहती है। तभी सुबाकी वहाँ आकर नाव की मदद करता है और क्योको को बताता है कि नाव घर से नहीं जा सकती, क्योंकि शिराफ्यूजी ने कॉल करके खास नाव के हाथ से बनी मिठाइयाँ मांगी हैं। दूसरी तरफ शिराफ्यूजी के पास हम एक आदमी को देखते हैं, जिसने उसे नाव के हाथ की मिठाई खाने के लिए बोला था। नाव दोबारा किचन में मिठाई बनाने की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाती है। क्योको फिर से चाल चलती है और मेन शेफ को नाव को किचन से बाहर निकालने के लिए मना लेती है। मेन शेफ नाव को काम करने से रोक देता है और सुबाकी नाव की मदद करने आता है, लेकिन मेन शेफ उसे ये कहकर भेज देता है कि वो कोगेत्सु का मालिक नहीं और उसे असली मालिक से इजाजत लेनी चाहिए। इसके बाद हम सुबाकी को सोजियोरो के पास इजाजत लेते हुए देखते हैं और नाव भी इनकी बातें सुनती है। सोजियोरो भी सुबाकी को डांट कर भगा देता है और फिर नाव से ये कहता है कि जिस आदमी से वो शादी करना चाहती है वो कोगेत्सु का मालिक नहीं है। नाव ये सुनकर हैरान हो जाती है और फिर सुबाकी से आकर इस बारे में पूछती है, तो सुबाकी उसे बताता है कि कैसे वो अपने पिता के नाजायज औलाद है, जिस वजह से वो कोगेत्सु का मालिक नहीं बन सकता। नाव को सुबाकी के लिए बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो सच में कोगेत्सु की भलाई चाहता था। सुबाकी को पता चल जाता है कि मेन शेफ का क्योको के साथ चक्कर चल रहा है और वो मेन शेफ को इस बात की धमकी देते हुए नाव को किचन में काम करने की इजाजत देने के लिए कहता है। मेन शेफ को बात माननी पड़ती है। ऐसे नाव को किचन दोबारा मिल जाता है। नाव किचन में प्रैक्टिस करने आती है, जहाँ यूसुकी भी उसकी मदद करने लगता है और दोनों हंसी मजाक करते हैं। सुबाकी इन्हें देखकर जेलस हो जाता है और यूसुकी को वहाँ से भेजकर खुद नाव की मदद करता है। अगले दिन दोनों शिराफ्यूजी के पास मिठाइयाँ लेकर आते हैं, जिनसे खुश होकर वो कोगेत्सु को अपनी बेटी की शादी के लिए मिठाइयाँ बनाने का एक बड़ा ऑर्डर दे देती है। जब ये लोग वापस आते हैं तो सोजियोरो नाव को उनके साथ डिनर करने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी उसके काम से बहुत खुश था। क्योको नाव को देखकर बहुत गुस्सा होने लगती है, लेकिन सोजियोरो के सामने कुछ नहीं कहती।
सुबाकी कुछ लेने कमरे से बाहर जाता है तो पीछे सोजियोरो नाव को सुबाकी के खिलाफ भटकाने की कोशिश करती है। नाव सोजियोरो को सुबाकी की अच्छाइयाँ बताते हुए उसे समझाने की कोशिश करती है और ये बात सुबाकी भी छुपकर सुन लेता है। सुबाकी नाव को अपने साथ उसके रूम में सोने के लिए ले आता है, जहाँ दोनों बातें करने लगते हैं। सुबाकी नाव को अपनी बचपन की दोस्त सकुरा के बारे में भी बताने लगता है, जिसका सुनकर नाव इमोशनल हो जाती है और सुबाकी को हग कर लेती है। यहाँ दोनों एक किस भी शेयर करते हैं। दूसरी तरफ क्योको को नाव की असलियत का पता चल जाता है कि वो यूरिको की बेटी है। अगली सुबह क्योको नाव को भुलाकर यूरिको से रिलेटेड सवालात करने लगती है और नाव घबरा जाती है। सुबाकी भी वहाँ आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, यूसुकी सबसे आकर कहता है कि नाव से उसकी मॉम मिलने आई है। ये सुनकर नाव शॉक रह जाती है और जब वो बाहर उस औरत से आकर मिलती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती। क्योको और सुबाकी भी उस औरत से बात करते हैं, जो उन्हें बताती है कि छोटी सी लड़ाई की वजह से नाव घर छोड़कर चली गई और वो उसकी शादी का सुनकर उसे मनाने आई है। नाव भी झूठ में उसका साथ देती है और सुबाकी उनकी बातें मान लेता है, लेकिन क्योको का शक फिर भी नहीं जाता। नाव उस औरत के साथ बाहर आकर पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो औरत उसे बताती है कि ऐसा करने के लिए एक आदमी ने उसे पैसे दिए थे। नाव उस औरत से उस आदमी का पता मांगती है, जिस पर वो उसे अपने रेस्टोरेंट का पता बता देती है और शाम में वहाँ आने का कहकर चली जाती है। क्योको नाव को एक कमरे में बंद कर देती है और उस पर हमला करने की भी कोशिश करती है, लेकिन सुबाकी उसे बचा लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। क्योको उस आदमी से रेस्टोरेंट मिलने भी नहीं जा पाती। वो रोते हुए सुबाकी का अच्छे से ख्याल रखती है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। सुबाकी को होश आता है तो वो नाव को बताता है कि कैसे क्योको किसी भी हाल में शादी को रोकने के लिए सब कुछ करेगी। वो नाव से अपने दिल की बात भी शेयर करता है कि कैसे उसकी ख्वाहिश है कि सुजियरो एक बार उसके हाथ की मिठाई खाए। अगले दिन इनके पास एक आदमी आकर एक बड़ा ऑर्डर देता है और ये भी बताता है कि उसकी दावत में सुजियरो भी मौजूद होगा। सुबाकी अपनी चोट की वजह से मना करने वाला होता है, लेकिन नाव को ये अच्छा मौका दिखता है सुजियरो और सुबाकी की रिलेशनशिप ठीक करने का, तो वो उस आदमी को हाँ कह देती है, जिसके बाद वो सुबाकी से वादा करती है कि सारी मिठाई वो बनाएगी। दावत का दिन आ जाता है। नाव बहुत जबरदस्त मिठाई बनाती है और सुबाकी भी उसकी थोड़ी बहुत मदद करता है। दावत में तो सुजियरो मिठाई नहीं खाता, लेकिन फिर घर आकर इत्सुकी की पिक्चर के सामने बैठकर मिठाई खाता है। नाव ये देखकर खुश हो जाती है और सुबाकी की आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि दावत के बाद नाव की उस अनजान आदमी से भी मुलाकात हो जाती है, जो उसे बताता है कि वो यूरिको के दोस्त का बेटा कारो है। बहुत पहले जब कारो के घर के हालात ठीक नहीं थे तो यूरिको ने उनकी मदद की थी, जिस वजह से वो हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। इसी वजह से उसने नाव की भी मदद की। थोड़ी बहुत बातों के बाद कारो चला जाता है। रात में सुबह के नाव को दिल से शुक्रिया कहते हुए उसे कन्फेस भी कर देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। नाव भी खुश नजर आती है और यहाँ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। आगे जाकर हम देखते हैं कि यूसुकी की फैमिली कर्जे में है। इस वजह से क्योको उसे पैसे देकर नाव और सुबाकी को अलग करने के लिए कहती है, लेकिन नाव की अच्छाई देखकर यूसुकी का दिल बदल जाता है। क्योको फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। कारो एक डायरेक्टर के साथ सुबाकी से मिलने आता है और उसे एक बड़े कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहता है, जिसके लिए सुबाकी फौरन मान जाता है। नाव खुद कंपटीशन के लिए मिठाइयाँ बनाती है। क्योको इनके लिए मसले खड़े करने की कोशिश करती है, लेकिन सुबाकी उसकी चालों का आसानी से सामना कर लेता है और इनकी मिठाई कंपटीशन में बहुत फेमस भी हो जाती है। शोरी जो सुबाकी से मोहब्बत करती थी, उसे कहीं से पता चलता है कि नाव यूरिको की बेटी है और वो अपने दिमाग में अलग प्लान बनाने लगती है। नाव और सुबाकी की शादी का दिन भी करीब आने लगता है। नाव को ये भी पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात सुबाकी को नहीं बताती। सुबाकी को एक ट्रिप पर कहीं जाना पड़ता है। पीछे नाव अपनी मॉम के पुराने कमरे में जाती है, जहाँ वो उन्हें याद करने लगती है। नाव को अलमारी में से एक बॉक्स मिलता है, जिसमें से उसे उसकी डीएनए रिपोर्ट मिलती है। यहाँ एक बड़ा झटका लगता है और ये पता चलता है कि नाव असल में इत्सुकी की बेटी है। थोड़ी और छानबीन
दिन के बाद नाओ को एक और रिपोर्ट मिलती है जो सुबाकी की होती है। उस रिपोर्ट से नाओ को पता चलता है कि सुबाकी इत्सुकी का बेटा नहीं है। फिर नाओ को याद आता है कि कैसे सोजियोरो ने उससे कहा था कि नाओ कोगेट्सु का मालिक कभी नहीं बन सकता। नाओ को सब समझ आने लगता है और वो बहुत परेशान भी नजर आती है। सुबाकी जब ट्रिप से वापस आकर सोजियोरो से मिलता है तो वो उसे एक मिठाई खाते हुए देखता है जो नाओ ने बनाई थी। उसे खाने के बाद सोजियोरो को सकुरा की याद आने लगती है। सोजियोरो जानता था कि सकुरा ही कोगेट्सु की असल मालिक है। ये जानने के बाद कि नाओ सकुरा है, सुबाकी को किसी की भी बातों पर यकीन नहीं आता। तभी शोरी भी वहाँ आकर सुबाकी को नाओ का सच बता देती है। लेकिन सुबाकी नाओ से बहुत मोहब्बत करने लगा था, इसीलिए वो ये सारा सच उससे छुपाने का फैसला करता है कि उसे सब पता चल चुका था। नाओ भी इरादा कर लेती है कि वो इत्सुकी की मौत की असल वजह पता लगा कर रहेगी। सोजियोरो लॉयर बुलवाकर अपनी विल बनवाता है कि वो कोगेट्सु को अपने बेटे के असल खून के हवाले कर रहा है। क्योको ये सुनकर खुश नहीं होती और एक रात सोजियोरो के कमरे में विल ढूंढने लगती है। सोजियोरो उसे पकड़ लेता है और यहाँ दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। क्योको सोजियोरो को जोर से धक्का दे देती है जिस वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाता है और क्योको वहाँ से भाग जाती है। यहाँ सोजियोरो और क्योको की बातों से हमें ये जरूर पता चल जाता है कि सोजियोरो ने ही इत्सुकी की जबरदस्ती क्योको से शादी करवाई थी। लेकिन इत्सुकी बस यूरुको से मोहब्बत करता था, इस वजह से उसने कभी भी क्योको को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। मजबूरन क्योको को दूसरे आदमियों का सहारा लेना पड़ा और ऐसे सुबाकी पैदा हुआ। नाओ क्योको से बात करने आती है जहाँ वो उसे ये भी कह देती है कि वो ही सकुरा है। कोई और बात करने से पहले ही पीछे सुबाकी नाओ की बात सुन लेता है और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। सुबाकी नाओ पर बहुत गुस्सा करता है। तभी उसे पता चलता है कि घर में आग लग गई है। वो फौरन नाओ को वहाँ छोड़कर सोजियोरो को ढूंढने जाता है। नाओ स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी काओरो और यूसुकी वहाँ आकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। नाओ की सुबह जब आँख खुलती है तो उसे अपने मिसकैरेज का पता चलता है और वो बहुत रोती है। वो काओरो से कहती है कि वो बहुत दूर जाना चाहती है और काओरो भी उसे अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। अब 3 साल बाद का वक्त देखते हैं जहाँ सुबाकी कोगेट्सु को संभाल रहा था क्योंकि सोजियोरो अभी तक कोमा में था। एक दिन सुबाकी किसी औरत के पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि उस औरत ने पहले ही किसी और रेस्टोरेंट से बात की हुई है, यानी सुबाकी को उस रेस्टोरेंट से कम्पीट करना पड़ेगा। ये रेस्टोरेंट और किसी का नहीं बल्कि नाओ का ही था जो काओरो के साथ इसे चला रही थी। क्योको अपने कनेक्शंस की वजह से सुबाकी को जिता देती है, लेकिन सुबाकी इस बात से खुश नहीं होता और वो नाओ के स्टोर उससे माफी मांगने आता है। यहाँ वो नाओ को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नाओ उसे इग्नोर कर देती है। नाओ सोजियोरो जिसे होश आ गया था उसे हॉस्पिटल मिलने आती है और इत्सुकी की बेटी होने का सच उसे बताता है, लेकिन क्योको वहाँ आकर सोजियोरो को अपने साथ कोगेट्सु ले आती है। सोजियोरो कोगेट्सु में नाओ को मिलने बुलाता है क्योंकि उसने उसकी बात सुन ली थी। वो सुबाकी को भी सामने बुलाकर दोनों से कहता है कि वो उसी को कोगेट्सु देगा जो बेस्ट मिठाई बनाएगा। नाओ जीत जाती है, लेकिन क्योको इस बात से खुश नहीं होती और चिल्लाना शुरू हो जाती है। इस वजह से सोजियोरो की तबीयत भी खराब हो जाती है। यूसुकी नाओ को बताता है कि कैसे सुबाकी अभी भी उससे मोहब्बत करता है और आग वाले दिन वो बहुत जख्मी हो गया था जिस वजह से वो उसे ढूंढने नहीं आया, लेकिन होश आने के बाद से वो नाओ को ही ढूंढ रहा है। सोजियोरो की डेथ हो जाती है जिसके बाद यूसुकी सुबाकी को नाओ के मिसकैरेज के बारे में बताता है, जिसका सुनने के बाद वो कहीं दूर जाने का फैसला करता है। इस बात से क्योको बिल्कुल ही पागल हो जाती है और मिठाई बनाने के सामान को जलाने लगती है। नाओ उसे रोकती है और साथ काओरो भी उसे रोकने आता है। सुबाकी को भी अपनी माँ पर शक हो जाता है और वो भी वापस आकर जब ये सब देखता है तो उन पर बहुत गुस्सा होता है। यहाँ नाओ आखिर उससे इत्सुकी की डेथ का असल राज पूछती है और क्योको आखिर सब सच बताती है। वो कहती है कि सुबाकी काओरो के डैड का बेटा है, यानी काओरो का सौतेला भाई। जब इत्सुकी ने क्योको का साथ नहीं दिया तो उसने काओरो के डैड के साथ अफेयर चलाया
और जब एक दिन क्योको ने इत्सुकी को यूरिको के साथ देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कारो के डैड को इत्सुकी को मारने के लिए बोला, लेकिन कारो के डैड से ये काम नहीं हुआ। जब कारो की मॉम को उनके अफेयर का पता चला तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। कारो को क्योको पर बहुत गुस्सा आ गया और वो एक रात उसे मारने कोगेट्सो आया, जहाँ इत्सुकी ने उसे रोकने की कोशिश की और कारो ने गलती से चाकू इत्सुकी को मार दिया, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गया। क्योको ने ये अच्छा मौका देखकर सारा इल्जाम यूरिको पर डलवा दिया और सुबाकी भी अपनी मॉम की बातों में आ गया। कारो को बुरा लगा कि उसने नाओ की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए उसने नाओ की मदद करने का फैसला किया। ये सब सुनने के बाद नाओ को बहुत दुख हुआ और वो कारो पर बहुत गुस्सा भी होने लगी, जिसके बाद उसने कारो को पुलिस के हवाले कर दिया। क्योको को भी अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगता है और वो सोच में गुम बाहर रोड पर घूमने लगती है, जहाँ वो देखती है कि एक बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है। ऐसे उस बच्चे को बचाते हुए वो खुद ही मर जाती है और सुबाकी बहुत रोता है। आखिर सब ठीक हो जाता है। कोगेट्सो को नाव संभालने लगती है, जहाँ सब उसका साथ भी देते हैं। सुबाकी भी नाव के मनाने पर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। सीजन के एंड में हम देखते हैं कि दोनों एक खूबसूरत जगह एक दूसरे से कन्फेस करते हैं और इनकी किस के साथ ये सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।